गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि आप लोग 9 पाठ तक का अध्ययन कर चुके हैं, तो आज इस नए वीडियो में हम अगले पाठ का अध्ययन करने चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पाठ का नाम है गुरुदेव का घर। इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। पहले हम निर्मल वर्मा लेखक के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इनका जन्म सन 1929 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में, शिमला शहर का नाम है, और शिमला हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ 1929 में, और इनकी मृत्यु हुई सन 2005 में। निर्मल वर्मा जी आधुनिक समय के प्रतिष्ठित लेखक एवं अनुवादक थे। ये नए ज़माने के, नए युग के बहुत प्रतिष्ठित, जिनकी समाज में, कवियों में, लेखकों में बड़ी प्रतिष्ठा थी, बड़ा सम्मान था, बड़ी इज्जत थी, ऐसे लेखक रहे हैं और अनुवादक रहे हैं। यानी दूसरी भाषाओं का हिंदी में अनुवाद ये भी करने में कुशल थे। पारंपरिक कहानी को आधुनिकता से जोड़ने का श्रेय आपको जाता है। यानी ये पुरानी कहानियों को नई कहानियों के रूप में जोड़ करके उसको नए तरीके से लिखने में इनको महारत हासिल थी। आपकी कथाओं में भारतीय और पाश्चात्य दोनों परिवेश देखने को मिलते हैं। यानी भारत की परंपरा और विदेशों की परंपरा, दोनों का परिवेश इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बच्चों, ये साहित्यकारों को दिया जाने वाला बहुत बड़ा पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनको ये दिया जा चुका है। इनकी कृतियाँ हैं परिंदे, जलती छड़ी, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी, सूखा, ये सभी कहानी संग्रह हैं। इसमें कहानियाँ हैं तमाम सारी। एक दिन एक चिथड़ा सुख, लालटीन की छत, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य, ये सभी इनके उपन्यास हैं। प्रस्तुत पत्र, ये बच्चों एक पत्र की तरह लिखा गया पाठ है। जैसे हम किसी को पत्र लिखते हैं तो पत्र की कुछ मर्यादा होती है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें कहना और सारगर्भित शब्दों का इस्तेमाल करके और थोड़े शब्दों में किसी को अपनी बात पहुंचा देना, ये पत्र की विशेषता होती है। और दूसरी बात, पत्र हमारे विचारों को, हमारे अनुभवों को, हमारी जानकारी को दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है। कोई दूर बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसको हम पत्र के माध्यम से अपने विचारों से, अपनी सूचनाओं से अवगत करा सकते हैं। आजकल पत्रों का सिलसिला थोड़ा कम हो गया है मोबाइल आने के बाद। आज दादाजी गांव में बैठे हैं और नाती और बेटे शहरों में हैं। वहाँ से दादाजी को फ़ोन लगाकर पूछते हैं, दादाजी क्या कर रहे हो? तो दादाजी तुरंत रिप्लाई दे देते हैं, बेटा खाना खा रहा हूँ। तुरंत मिल जाता है। और हम लोगों के ज़माने में बच्चों पत्र भेजा जाता था। आज अगर हम बीमार हुए, पत्र लिखे कि पिताजी हम बीमार हैं, तो उस बात की सूचना पिताजी को 10-15 दिन बाद ही मिलती थी। तब तक व्यक्ति ठीक भी हो जाता था। तो पत्र चूँकि आज भी लोकप्रिय है, तो ये जो पाठ लिखा गया है पत्र की विधा में लिखा गया है, पत्र के तरह से लिखा गया है। निर्मल वर्मा जी ने अपने प्रिय मित्र जयशंकर जी को लिखा है। ये पत्र निर्मल वर्मा जी ने लिखा है। और किसको लिखा है? जयशंकर जी को। प्रथम पत्र में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के मकान, शांति निकेतन, पश्चिमी बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य तथा दिल्ली के बसंत की चर्चा की गई है। इसमें 2 पत्र हैं। पहले वाले पत्र में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, उनके मकान के बारे में, शांति निकेतन जिसकी स्थापना गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है उसके बारे में, और पश्चिमी बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, दिल्ली के बसंत के बारे में उन्होंने पहले पत्र में चर्चा की है। और अगले पत्र में, यानी दूसरे पत्र में, दूसरे पर निर्भर न रहकर अपने आप काम करने, अध्ययन और लेखन को अपना संबल बनाने की प्रेरणा इस पत्र में दी गई है। तो बच्चों, हम लोग ज़रा थोड़ा सा अध्ययन आज करते हैं। छोटा सा वीडियो आज मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो अपलोड नहीं होता है। कवि लेखक निर्मल वर्मा जी अपने मित्र को पत्र लिखते हैं। तो जैसा कि आप लोग, जब हम कोई पत्र लिखते हैं तो पत्र पाने वाले का नाम
उसको अभिवादन, ये सब हम ऊपर बाईं तरफ लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है प्रिय जयशंकर जी। ये पत्र लिखने का तरीका है, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम, और वह छोटा है तो प्रिय, बड़ा है तो आदरणीय, नाम के साथ जी लगाना, ये सब अच्छी परंपरा है, अच्छी बातें हैं और अच्छी भाषा शैली की विशेषता है। तो लिखते हैं कि प्रिय जयशंकर जी, आपके 2 पत्र मिले, मैं शीघ्र उत्तर न दे सका। पिछले दिनों में कोलकाता गया था भारतीय भाषा परिषद के निमंत्रण पर। आप वहाँ कुछ बहुत पुराने मित्रों से मुलाकात हुई, लोगों के आतिथ्य सत्कार और स्नेह भाव सद्भावना से बहुत अधिक अभिभूत हुआ। इस बार काफ़ी लंबी अवधि बाद कोलकाता जाना हुआ। मैं बहुत उत्सुकता से अपने इस प्रिय शहर को पुनः देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। तो बच्चों यहाँ पर ज़रा कठिन शब्द देख लेते हैं, जैसा कि निमंत्रण देना, किसी को निमंत्रित करना, किसी को स्नेहपूर्वक बुलाना अपने कार्यक्रम में, अपने घर पे, अपनी दावत में, इसको कहते हैं निमंत्रण। और मुलाकात, यानी मुलाकात तो आसान शब्द है, इसका अर्थ समझ रहे होंगे। अतिथि का मतलब होता है बच्चों मेहमान। अतिथि सत्कार, मेहमानों का सत्कार करना, सम्मान करना। और स्नेह, प्रेम, सद्भावना, किसी के प्रति अच्छी भावना रखना, स्नेह सद्भावना। अभिभूत यानी जो बहुत अधिक खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, गदगद हो जाए, उसको हम कहते हैं अभिभूत हो गया। और अवधि का मतलब होता है बच्चों समय, काल। और इसी तरह प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतज़ार करना। तो हम लोग ज़रा इसको देखते हैं। लेखक निर्मल वर्मा अपने प्रिय मित्र जयशंकर जी से कहते हैं कि आपके 2 पत्र मिले, मैं जल्दी उत्तर नहीं दे सका, पिछले दिनों में कोलकाता गया था। बच्चों यहाँ प्रश्न आता है कि जयशंकर जी के प्रश्नों का उत्तर निर्मल वर्मा जल्दी क्यों नहीं दे सके। तो इसका उत्तर है क्योंकि वह कोलकाता गए थे और भारतीय भाषा परिषद के निमंत्रण पर। अब यहाँ प्रश्न आता है कि निर्मल वर्मा कोलकाता क्यों गए थे। तो भारतीय भाषा परिषद के निमंत्रण पर गए थे। वहाँ कुछ बहुत पुराने मित्रों से मुलाकात हुई। वहाँ पर जब ये गए तो बहुत सारे पुराने मित्रों से इनकी मुलाकात हुई। लोगों के अतिथि सत्कार और स्नेह सद्भावना से बहुत अधिक अभिभूत हुआ। वहाँ जब मैं गया तो लोगों ने जो मेहमानों का स्वागत करते हैं, इतना अधिक सत्कार किया, इतना अधिक सम्मान किया कि उनकी स्नेह सद्भावना, उनके प्रेम और उनकी सहानुभूति सद्भावना से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा गदगद हुआ। इस बार बहुत लंबी अवधि के बाद, बहुत समय बाद कोलकाता जाने का अवसर मिला और मैं बड़ी उत्सुकता से, बड़ी जिज्ञासा से मैं अपने इस प्रिय शहर को, अपने इस परम प्रिय शहर को पुनः दोबारा देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। तो मैं कोलकाता गया था, इसलिए मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। बच्चों थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, छोटा सा ही है। कोलकाता से अधिक स्मरणीय और किंचित उदास स्मृति शांति निकेतन की है। स्मरणीय बच्चों, स्मरणीय यानी जो बहुत दिनों तक स्मरण रहे, उसको कहते हैं स्मरणीय। स्मृति यानी याद। शांति निकेतन ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित जो विश्वविद्यालय है, पहले उन्होंने छोटा सा विद्यालय शुरू किया था, लेकिन अब वह विश्वविद्यालय बन चुका है जहाँ देश विदेश के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो लेखक कह रहे हैं कि कोलकाता से अधिक स्मरणीय और किंचित उदास स्मृति शांति निकेतन की है। कोलकाता से ज़्यादा यादगार और थोड़ा सा मन में उदासी पैदा करने वाली याद शांति निकेतन की हमारे मन में है, जहाँ पहली बार जाने का मौका मिला। मौका यानी अवसर। तो बच्चों लेखक निर्मल वर्मा पहली बार शांति निकेतन गए तो रविन्द्रनाथ का घर या बहुत से घर जहाँ वह समय समय पर रहते थे, देखते हुए लगता रहा जैसे उनकी आत्मा अभी तक कहीं आसपास भटक रही हो। और वह अपने पत्र में जयशंकर को बता रहे हैं कि जब मैं कोलकाता गया, शांति निकेतन गया,
तो वहाँ पर रविन्द्रनाथ का घर देखा, बहुत सारे लोगों के घर देखे, और वह देखने पर ऐसा लगता जैसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मा का, वो उनकी आत्मा आसपास अभी यहीं कहीं भटक रही है, उनकी आत्मा यहाँ से दूर नहीं गई है, यानी उनका शरीर भले चला गया, उनका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी यहीं भटक रही है। मैं बहुत से दिवंगत लेखकों के गृह स्थान यूरोप में देखे हैं, लेकिन शांति निकेतन का अनुभव कुछ अनूठा है। और आगे बताते हैं कि मैंने यूरोप में बहुत सारे लेखकों कवियों के घरों को हमने देखा है, और लेकिन उनके गृह माने घर, यानी बहुत सारे बड़े बड़े लेखकों के घर को मैंने देखा है, लेकिन शांति निकेतन का अनुभव कुछ अनूठा है। ये तो बिल्कुल बेजोड़ है, अनूठा यानी बेजोड़, जिसकी कोई तुलना न की जा सके, जिससे की बराबरी न की जा सके, ऐसा है शांति निकेतन। जैसे किसी की अनुपस्थिति वहाँ हर पेड़ घड़ी पत्थर पर बिछी हो, ऐसा लगता है जैसे वहाँ किसी की अनुपस्थिति, ऐसा लगता है जैसे किसी की कमी वहाँ पर चारों तरफ बिछी हो, हर पेड़ पर, हर घड़ी, हर समय, हर पत्थर पर, छोटे छोटे पत्थरों पर भी ऐसा लगता है जैसे किसी की कमी खल रही हो। और किसकी कमी बच्चों? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की। मैंने वह सब पेड़ हाथों से छुए जिन्हें गुरुदेव रवि बाबू ने खुद रोपा था। अब यहाँ कह रहे हैं कि मैंने वह पेड़ जो गुरुदेव रवि बाबू ने अपने हाथों से रोपा था, लगाया था, उन पेड़ों को अपने हाथों से मैंने छू करके अनुभव किया, और जिनके नामों का उल्लेख कितनी बार उनके गीतों में सुना है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर अपने गीतों में भी उन पेड़ों लताओं का वर्णन किया करते थे, तो उनके बारे में हमने सुना था, उन पेड़ों को हमने जाकर अपने हाथों से छुआ। एक दिन हम शांति निकेतन से कुछ दूर उस ग्राम्य प्रदेश को देखने भी गए जहाँ पावा नदी बहती है। ग्राम्य प्रदेश, ग्रामीण प्रदेश, यानी एक दिन शांति निकेतन से बहुत दूर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से बहुत दूर निर्मल वर्मा ग्रामीण प्रदेश भी देखने गए जहाँ पावा नदी बहती थी, पावा नदी बहती है, वहाँ ये गए। संथालों की रम्य झोपड़ियाँ, संथाल एक बच्चों ये आदिवासी लोगों की जाति का नाम है संथाल, तो वहाँ के पर संथालों की रम्य झोपड़ियाँ, शाल के खेत और पेड़ों से घिरे पोखर, सबको देखकर अनायास शरद बापू के बहुत पुराने उपन्यासों का परिवेश याद हुआ आया। यानी शरद बापू ये एक बहुत बड़े कवि रहे हैं बंगाल के, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो लेखक कह रहा है कि वहाँ जब मैं पावा नदी के किनारे ग्रामीण अंचल देखने गया तो वहाँ संथालों की झोपड़ियाँ देखीं, शाल के खेत देखे, पेड़ों से घिरे हुए पोखर देखे, और इन सबको देखकर अनायास ही बिना प्रयास किए ही शरद बापू ने अपने उपन्यास में जिन प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है, वो प्राकृतिक दृश्य, वो प्राकृतिक परिवेश हमें याद हो आया, जिन्हें कभी बचपन में पढ़ा था। ऐसा दृश्य हमें अचानक ही याद आ गया। पश्चिम बंगाल का प्राकृतिक सौंदर्य भारत के अन्य प्रदेशों से बहुत अलग है, और यहाँ पर लेखक पश्चिम बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं कि यह भारत के अन्य प्रदेशों से बहुत अलग है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बिल्कुल अलग है। कहते हैं मानसून के दिनों में वह और भी अधिक रमणीय हो जाता है। रमणीय यानी सुंदर। मानसून के दिनों में यानी वर्षा के दिनों में ये जो यहाँ की सुंदरता है, पश्चिम बंगाल की सुंदरता है, और भी रमणीय हो जाती है, और भी सुंदर हो जाती है। इच्छा होती है वहाँ 1-2 महीने एक साथ रहा जाए, तभी मन की भूख मिट सकती है। और लेखक कहते हैं कि ऐसा मन करता है कि वर्षा के दिनों में जाएं और वहाँ 1-2 दिन नहीं 1-2 महीने रुकें, तब जा कर के मन की भूख। देखो बच्चों, पेट की भूख अलग होती है और मन की भूख अलग होती है। पेट की भूख मिटती है अन्न से, लेकिन मन की भूख मिटती है प्राकृतिक सौंदर्य से, गीत से, संगीत से, अच्छी अच्छी बातों को पढ़ने से, सुनने से मन तृप्त होता है। तो लेखक का कहना है कि मन करता है कि वहाँ 1-2 महीने रुकें, तभी मन की भूख मिट सकती है। वैसे इन दिनों दिल्ली पर भी बसंत की अंतिम गुहार
गूंजती सुनाई देती है। और कह रहे हैं कि वैसे तो जब मैं पत्र लिख रहा हूँ इस दिनों बसंत ऋतु चल रही है और दिल्ली में भी बसंत ऋतु में बड़ा सुंदर नज़ारा रहता है, ऐसा वातावरण बड़ा सुंदर रहता है। तो कह रहे हैं कि वैसे तो दिल्ली पर भी बसंत की अंतिम गुहार गूंजती सुनाई देती है। फिर दिन भर एक अजीब सी पगला देने वाली बयार। अब यहाँ पर बच्चों पगला देने वाली बयार जो लोगों के मन मस्तिष्क को मस्त कर दे, नशीला बना दे, यानी व्यक्ति बिल्कुल खुश हो जाए, ऐसी बयार दिन भर बसंत ऋतु में दिल्ली में भी चलती रहती है। दुख यही है कि यह नशीला मौसम ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। और लेखक कहते हैं कि दुख इस बात का है कि ये जो नशीला मौसम है, ये जो ठंडी ठंडी बयार और सुंदर बयार चलती है जो मन को पगला देती है, ये ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। गर्मी एक बिल्ली की तरह उसे अपने पंजों में दबोचने के लिए छिपी रहती है, और जैसे बिल्ली चूहे को अपने पंजे में जकड़ने के लिए तैयार रहती है और मौका मिलते ही जकड़ लेती है, वैसे ही गर्मी बिल्ली की तरह दबे पांव आती है और एक दिन बसंत की बयार को अपने पंजों में दबोच लेती है। यानी चारों तरफ गर्मी का मौसम छा जाता है, वो बसंत ऋतु का अंत हो जाता है। कब तक उसकी खूंखार आँखों से अपने को बचा पाएगा? जैसे बिल्ली के पंजों से चूहा अपने आप को कब तक बचा पाएगा, वैसे ही गर्मी से बसंत ऋतु ज़्यादा दिन तक बचा नहीं रहता है और थोड़े ही दिनों बाद वह समाप्त हो जाता है। तो बच्चों इसमें 2 पत्र है, एक पत्र का हमने अध्ययन किया, अब अगला जो पत्र है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगली बार देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ा करना बच्चों, और जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही बातें अच्छी तरह समझ में आती चली जाएंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।